आपके सामने है चार्ल्स डिकेंस की नोवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज। और आज हम पढ़ने वाले हैं इस नोवेल का सेकंड चैप्टर द शूमेकर। और अगर आपने चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए अभी सेकंड चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम दिया गया है द शूमेकर, यानी जूते बनाने वाला। तो मिस मैनेट और जार्विस लोरी की मुलाकात के कुछ दिन बाद पेरिस के एक डिस्ट्रिक्ट यानी पेरिस के एक जिले एस्टी एंटोनी में कुछ होता है, यानी एक घटना घटती है। बैरल जो कि एक रेड वाइन से भरा हुआ था एक गाड़ी के पीछे से गिर जाता है पक्के रोड पर और फिर वहां पर टूट कर खुल जाता है। जैसे ही पूरी वाइन सड़कों पर बिखर जाती है, एक व्यक्ति जो कि स्केयर क्रो की तरह लग रहा था, यानी स्केयर क्रो तो वैसे एक स्टैचू होता है जो कि खेतों में लगाया जाता है क्रोस को डराने के लिए, पर लेकिन यहाँ पर स्केयर क्रो फ्रांस के गरीब किसानों और गरीब मजदूरों के लिए यूज हुआ है इस ये वर्ड। ठीक है, तो ये ही मैन जो कि स्केयर क्रो जैसा था, यानी एक गरीब किसान जिसके जो पैर थे वो बिल्कुल नंगे थे, बिना कुछ पहना हुआ नहीं था पैरों में, और उसके जो कपड़े थे वो भी फटे पुराने थे। वो चिल्लाया वाइन, रेड वाइन, और अपने आप को जमीन के पर गिरा दिया और फिर संघर्ष करने लगा अपने हाथों की उन हथेलियों से जो कि छिली हुई थी, उन हाथों की हथेलियों से उस रेड वाइन को इकट्ठा करने के लिए संघर्ष करने लगा। फिर ना जाने कहां से दर्जनों ऐसे ही स्केयर क्रो यानी ऐसे ही गरीब किसान मजदूर आ गए वहां पर, और उनके भी जो कपड़े थे वो भी फटे पुराने थे और वो भी नंगे पैर थे। उन्होंने भी अपने आप को जमीन पर गिरा दिया और झुककर जितना भी स्ट्रीट पर रास्तों पर वाइन बिखरी हुई थी उसको अपने काले पड़े हुए हाथों से इकट्ठा करने लगे। फिर बड़ी ही निराशा के साथ उन्होंने उन को अपने हाथों में इकट्ठा कर घूंट भर कर अपने माउथ में भर लिया। बेचारों ने इस तरीके से अपनी जो प्यास है उसको बुझाया। फिर इसके बाद जब पूरी सड़क उस रेड वाइन से साफ हो गई, तब उसके बाद जो उन लोगों के डार्क फेसेस थे वो अब रेड कलर के हो चुके थे। अब लाल धब्बों से उनका चेहरा सन चुका था और वो बड़े ही डरावने लग रहे थे उस लाल कलर से। ऐसा लग रहा था कि जैसे स्टार्विंग यानी भूखे कुत्ते, जैसे भूखे डॉग्स होते हैं, भूखे कुत्ते होते हैं, उनके भूखे कुत्तों को पहली बार ब्लड का टेस्ट लगता है, यानी पहली बार किसी भूखे कुत्ते ने खून चखा हो और उसको कोई भी और नहीं रोक सकता और ज्यादा चखने से। एक इंसान जो बड़ा ही संघर्ष कर आखिरी ड्रॉप्स यानी आखिरी बूंदे बचाता है उस वाइन की, उन वाइन से वो एक दीवार पर कुछ वर्ड्स लिखता है। वो वर्ड्स थे ब्लड यानी खून। फिर एक कैफे जो उस सड़क के एक किनारे पर बना हुआ था, उस कैफे के एक मालिक मिस्टर डिफार्ज 3 लोगों से वहीं पर एक काउंटर के पास खड़े बात कर रहे थे। डिफार्ज उस समय 1300 के दशक के एक बड़े व्यक्ति थे। उनकी एक ठोड़ी जो थी वो हैवी थी और उनकी गहरी काली आंखें थी। उसी वहीं पर उस कैफे के एक काउंटर के आखिर छोर पर मिसिस डिफार्ज बैठी हुई थी। यहां पर देखिए M4 होता है मिस्टर और MME मतलब मिसिस डिफार्ज जो मिस्टर डिफार्ज की वाइफ थी वो बैठी हुई थी और वो भी अपने हस्बैंड के उम्र के बराबर थी। वो वहां बैठी कपड़ों को सिल रही थी और उन निडल्स पर बिना नजर रखे, यानी जिन निडल से वो कपड़ों को बुन रही थी उन पर बिना नजर रखे वो बड़ी ही तेजी से कपड़ों को सिल रही थी और अपनी नजरों को वहां उस छोटी सी दुकान पर टिकाई हुई थी, यानी पूरी अपनी नजरों से पूरी दुकान को देख रही थी कि दुकान में हो क्या रहा है। उसने वहां पर देखा उन लोगों को जो वहां पर टेबल पर बैठे हुए थे, उन टेबल पर बैठे हुए लोगों पर नजर रख रखी थी और साथ ही जो उनके रेगुलर कस्टमर थे उन पर भी उसकी नजर थी और साथ ही उन लोगों पर भी जो डोमिनोज खेल रहे थे। डोमिनोज एक तरीके का गेम होता है जिसकी पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। और फिर साथ में उन्होंने एक ओल्ड जेंटलमैन को देखा जो कि एक कॉर्नर में बैठे हुए थे एक सुंदर सी लड़की के साथ। यहाँ पर आपको पिक्चर भी दी गई है कि पिक्चर कैसी है। यहाँ पर ये है आपको सामने जो खड़े हुए हैं, ये है डिफार्ज, मिस्टर डिफार्ज, इनकी वाइफ मिसिस डिफार्ज। ये 3 व्यक्ति जिनसे मिस्टर डिफार्ज बात कर रहे थे और ये 2 पर्सन हैं जिनको अभी लेडी ने देखा कि एक ओल्ड जेंटलमैन है, उनके साथ एक ब्यूटीफुल लेडी बैठी हुई है, यानी ये पता ही है आपको कौन है, मिस्टर जार्विस लोरी और
मिसिस मेनेट। अब देखिए आगे क्या होता है। डिफार्ज उन तीनों व्यक्ति से बात कर रहे थे जो व्यक्ति उनसे एक कोड साझा करते हैं, एक कोड जिसका मतलब है जैक्विस। जैक्विस आपको बता दूं कि उस समय जब फ्रांस रिवॉल्यूशन चल रहा था तो उन समय उन सभी क्रांतिकारियों को जो फ्रांस रिवॉल्यूशन में भागीदारी थे, उन सभी भागीदारी के जो लोग थे वो एक दूसरे को जैक्विस वर्ड से पुकारते थे। ये एक तरीके की उनकी पहचान को छिपाने की एक तकनीक थी जिससे कि उनकी पहचान भी ना आए और वो क्रांतिकारी बनकर लड़ सके। और वो एक दूसरे को जैक्वस कहकर ही पुकारते थे जब वो मिलते थे। वो बात कर रहे थे उस घटना की जो अभी अभी वही रास्ते में हुई थी, यानी बैरल की जिसमें वाइन फूट कर गिरी थी और लोगों ने उसको पिया था। तो इस बारे में ये बातें करने लगे। तभी उन तीनों में से एक व्यक्ति बोलता है, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है ऐसे जानवरों को जानवर की तरह इस तरीके से वाइन पीते देखना। डिफार्ज भी जो बड़ी ही दुखी महसूस हुए इस दृश्य को देखते हुए कि किस तरीके से लोग वाइन को पी रहे हैं, कितने लाचार हो चुके हैं लोग, कितने बेकार स्थिति हो चुकी है लोगों की। तो उनको देखकर उन्हें भी बड़ा ही दुख होता है और वो भी सहमति से अपना सिर हिलाते हैं उनकी बातों पर को सुनकर। फिर उन तीनों व्यक्ति में से एक व्यक्ति कहता है, जैक्वस हमारा रूम कहाँ है? तो जैक्वस किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर? अब ये यूज हुआ है डिफार्ज के लिए। उन तीनों व्यक्ति में से एक व्यक्ति मिस्टर डिफार्ज को कह रहे हैं, जैक्वस कि हमारा रूम कहाँ है? तब मिस्टर डिफार्ज जवाब देते हैं कि तुम्हारा रूम 5th फ्लोर पर है और तुम उस वहां का रास्ता खुद ढूंढ सकते हो। जब तीनों व्यक्ति में से एक व्यक्ति कहता है कि हाँ हम ढूंढ सकते हैं क्योंकि हम में से एक व्यक्ति पहले भी यहाँ आ चुका है। और ऐसा होने के बाद जब वो चले जाती है, जब वो वहां से चले जाते हैं तो वही बूढ़ा व्यक्ति जो वहां बैठा हुआ था, वो बूढ़ा व्यक्ति डिफार्ज के पास आता है और उनसे बात करने के लिए बोलता है। तब डिफार्ज भी उस बूढ़े जेंटलमैन को एक अंधेरे कॉर्नर में ले जाते हैं और वहां पर बात करती है। फिर थोड़े समय बाद ही, ज़्यादा समय नहीं होता, थोड़े समय बाद ही जेंटलमैन, वो बूढ़ा जेंटलमैन और कोई नहीं मिस्टर जार्विस लोरी थे, उन्होंने उस यंग लेडी यानी मिसिस मेनेट से दरवाजे के पास चलने के लिए कहा। फिर तीनों लोग मिलकर यानी मिस्टर डिफार्ज, मिस्टर जार्विस लोरी और मिस मेनेट, ये तीनों मिलकर दुकान से बाहर निकल जाते हैं एक अंधेरे गंदे से भरे एक कोर्टयार्ड, एक आंगन में, जो आंगन चारों तरफ से कुछ घरों से घिरा हुआ था। ये घर जिसमें बहुत सारे लोग रहा करते हैं। डिफार्ज झुककर पहले तो मिस मेनेट के हाथ को चूमता है। ये एक तरीके से मिलने का एक तरीका है। तो यहाँ पर डिफार्ज पहले तो मिस मेनेट का हाथ चूमते हैं और यहाँ पर जब वो उनके हाथ को चूमते हैं तो उनके चेहरे पर किसी भी तरीके के दयालु वाले भाव नहीं लगते। ऐसा नहीं लगता कि वो बड़े ही अच्छे स्वभाव के हैं। क्यों ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि आगे उनके चेहरे की एक्सप्रेशन को बताया गया है। क्योंकि जो चेहरे हैं उनको देखकर पता चलता है कि वो सीक्रेटिव है, यानी अपनी बातों को सबके साथ साझा नहीं करते, अपनी बातों को सबके साथ शेयर नहीं करते। वो एंग्री यानी गुस्सेल स्वभाव के हैं और वेरी डेंजरस मैन यानी बड़े ही खतरनाक व्यक्ति है। इसके बारे में बताया गया है मिस्टर डिफार्ज के बारे में। फिर वो अपना रास्ता बनाते हुए एक गंदे से टाइल्स की एंट्रेंस में जाते हैं, यानी एक दरवाजे से होकर गुजरते हैं और उनसे सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं। यानी अपना रास्ता बनाते हुए वो सीढ़ियों के द्वारा 5th फ्लोर पर जाने की कोशिश करती है। अब जब ये सीढ़ियों से 5th फ्लोर की तरफ चढ़ रही हैं तब मिस्टर लोरी उनसे क्वेश्चन पूछते हैं मिस्टर डिफार्ज से। मिस्टर डिफार्ज से पूछते हैं क्या वो अकेले हैं, यानी डॉक्टर मेनेट जिनको इससे ये मिलने आए हैं, क्या वो अकेले हैं? तब मिस्टर डिफार्ज जवाब देते हैं हाँ ऑफ कोर्स वो अकेले हैं और उनसे मिल भी कौन सकता है, उनके साथ हो भी कौन सकता है। तब मिस्टर जार्विस लोरी फिर पूछते हैं क्या डॉक्टर मेनेट हमेशा अकेले रहते हैं? डिफार्ज जवाब देते हैं हाँ वो हमेशा अकेले रहते हैं। फिर से जार्विस लोरी पूछते हैं क्या वो बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं? डिफार्ज जवाब देते हैं बदल चुके हैं, बिल्कुल बदल चुके हैं वो। डिफार्ज का चेहरा अब गुस्से से और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। उनका गुस्से से उनका चेहरा टाइट होने लगा क्योंकि वो जैसे जैसे फ्लोर पर चढ़ते जा रहे थे उन्हें दिख रहे थे वो दरवाजे खुले हुए जिनमें लोग एक अंधेरे कॉर्नर पर बैठे हुए थे। एक अंधेरे कॉर्नर में रूम के सामने बैठे हुए उन लोगों को देखकर उन्हें गुस्सा आ रहा था, पर लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। मिसिस मेनेट उन्होंने भी कुछ वर्ड नहीं बोले, वो भी साथ साथ चलती रही और मिस्टर जार्विस लोरी भी उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे चलने लगे। अब मिसिस मेनेट की जो शरीर है वो कमजोर होने लगा
उन बातों को याद करते हुए, जो बातें अभी ये बातें कर रहे थे, वो बातें जिससे इन्हें पता चल रहा है कि इनके जो फादर हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, उनसे कोई नहीं मिलता, वो एक कमरे में बैठे हुए हैं। इस तरीके की बातें सुन सुनकर वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगी और वो उनका जो शरीर है वो हिलने डुलने लगा, कमज़ोर होने लगा। तभी मिस्टर जार्विस लोरी मिसिस मैनेट से कहती हैं, थोड़ा साहस रखिए मिसिस मैनेट और सॉरी मिस मैनेट थोड़ा साहस रखिए, हाँ ये जो बुरा वक्त है ये जल्दी ही बीत जाएगा। जैसे ही ये 5th फ्लोर पर पहुंचती हैं, ये देखते हैं कि वो 3 व्यक्ति जिससे अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर डिफार्ज बातें कर रहे थे कैफे में, वो वहीं पर खड़े हुए हैं और वहां पर खड़े होकर कुछ बातचीत कर रहे हैं। वो देख रहे हैं उस कमरे की खिड़की के अंदर जिसमें मिस्टर डॉक्टर मैनेट बैठे हुए होंगे। तो मिस्टर लोरी उनको देखकर हैरान होते हैं और थोड़े चिंतित होती हैं और वो फिर मिस्टर डिफार्ज से क्वेश्चन पूछती हैं। वो क्वेश्चन पूछते हैं मिस्टर डिफार्ज से कि क्या आप मिस्टर मैनेट को डॉक्टर मैनेट जो हैं उनको इस तरीके से लोगों को दिखाते हो, क्या ये सही है? तो डिफार्ज जो जिन्हें इनकी बात पर थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आया, मतलब मिस्टर लोरी के गुस्से पर डिफार्ज को कोई असर नहीं पड़ा। अभी मैं बता दूं कि मिस्टर लोरी गुस्से में पूछते हैं कि आप कैसे क्या इन लोगों को इसी तरीके से डॉक्टर मैनेट को दिखाते हैं? तो डिफार्ज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कहते हैं कि मैं सिर्फ इनको कुछ ही लोगों को दिखाता हूं, हर किसी को नहीं दिखाता। तो फिर से मिस्टर जार्विस लोरी पूछते हैं कि इस तरीके से आप लोगों को इन्हें दिखाते हो, क्या ये सही है? तब मिस्टर डिफार्ज कहते हैं मुझे तो सही लगता है। फिर जार्विस लोरी पूछते हैं कि ये लोग हैं कौन जिनको आप दिखा रहे हो? ये तो सच्चे आदमी है, यानी मिस्टर डिफार्ज जवाब देते हैं कि ये सच्चे आदमी हैं, बिल्कुल मेरी तरह। शायद इनकी नज़र इस इंसान को देख, इनकी जो नज़र है इससे इस इंसान का कुछ भला हो जाए। इन व्यक्तियों को जो ये लोग देख रहे हैं इनको जैक्वस कहा जाता है। जैक्वस यानी मैं पहले ही बता चुका हूं, क्रांतिकारी लोग एक दूसरे को जैक्वस कहकर पुकारते थे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि ये बिल्कुल सच्चे आदमी है, बिल्कुल मेरी तरह, शायद इनकी नज़र से इस व्यक्ति का कुछ भला हो जाए। बस यही बात है। आप तो एक इंग्लिश मैन है, यानी आप लंदन से आए हैं, आप फ्रांस की बात नहीं समझ पाओगे, आप नहीं समझ सकते कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तब डिफार्ज जो इस बात को ख़त्म करना चाहते थे वो अपने जेब से एक चाबी निकालते हैं और फिर उस दरवाजे को खोलने ही वाले होते हैं। तभी मिस्टर जार्विस लोरी उनके हाथ को पकड़ लेते हैं और पूछते हैं क्या आप हमेशा इनको इसी तरीके से बंद रखते हो? तब डिफार्ज जवाब देती है हाँ ऐसे ही रखता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी समय से जेल में रह चुके हैं और जेल में रहने की वजह से मुझे लगता है कि अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए तो ये डर के मारे शायद पागल भी हो सकती है, इसलिए मैं इनको बंद कर कर रखता हूँ यहाँ पर लोग में। तब मिस्टर लोरी और कुछ नहीं पूछते और फिर उसी व्यक्ति यानी मिस्टर डिफार्ज का पीछा करते करते उस डार्क रूम में यानी अंधेरे से भरे हुए कमरे में पहुंच जाते हैं। कुछ पल के लिए तो कुछ दिखाई नहीं देता, पर लेकिन इसके बाद खिड़की के सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखता है। खिड़की से थोड़ा सा पीछे एक वाइट हेयर सफेद बालों वाला एक व्यक्ति एक बेंच पर बैठा शूज बना रहा था, जूते बना रहा था। डिफार्ज वो पहले इंसान थे जो उस इंसान से यानी जूते बनाने वाले इंसान से जो वहां पे सामने बैठा हुआ था जूते बना रहा था, उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश करते हैं। डिफार्ज कहती हैं गुड डे। वो व्यक्ति जो जूते बना रहा था यानी मिस्टर मैनेट वो कहता है डिफार्ज से कि गुड डे, पर ऐसे शब्दों को कहते वक्त वो व्यक्ति अपने काम में से ध्यान नहीं हटाता, वो अपने काम में जारी रहता है। फिर से मिस्टर डिफार्ज शूमेकर से पूछते हैं कि तो आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है, क्या ये सही है? तभी वो व्यक्ति यानी शूमेकर कहता है अपने सिर को ऊपर उठाते हुए, अपने सिर को थोड़े एक पल के लिए ऊपर को उठाकर कहता है हाँ मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपने जूते बना रहा हूँ। उस व्यक्ति की आवाज़ को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे उसकी आवाज़ कहीं खो चुकी हो, उसकी ज़िंदगी खो चुकी हो, और ऐसा लगता है कि जो आवाज़ उसके अंदर से आ रही है वो कहीं गहराई से आ रही हो, किसी दर्द से भरी हुई आवाज़ जो गहराई में छिप चुकी है वो आवाज़ निकल कर बाहर आ रही हो। डिफार्ज फिर इनकी बात सुनने के बाद खिड़की के पास जाते हैं और खिड़की के पास जाकर कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे आपको और रोशनी देनी चाहिए, मैं चाहता हूं कि आप और रोशनी में आए, क्या ये आपके लिए सही रहेगा?
तब शूमेकर कहते हैं कि हाँ ठीक है, जैसा आप चाहें। तब डिफाज उन गंदे हुए पर्दों को थोड़ा सा खिसका देते हैं, खींच देते हैं पीछे को। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति यानी जो शूमेकर था वो बेंच पर बैठा हुआ दिखाई पड़ता है। वो अब साफ दिखने लगता है कि उसकी स्थिति कैसी है, वो कैसा दिखाई दे रहा है। वो दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि लंबी सी सफ़ेद दाढ़ी है, एक फीका सा खोखला पड़ चुका चेहरा है, यानी चेहरे की भी हड्डियां दिखने लगी है। उसकी आंखें नीले कलर की हैं, ब्राइट ब्लू कलर की। उसकी शर्ट ऊपर से थोड़ी सी खुली हुई है गले से, और उसके खुले हुए ऊपर के कॉलर से देखकर उसके शरीर को देखा जा सकता है जो बिल्कुल हड्डियों का एक ढांचा बन चुका है, जिस पर बस एक पतली सी एक स्किन चढ़ी हुई है। ऐसा शरीर उसका हो चुका है। वो अपने हाथों को अपनी आंखों पर लाता है, क्योंकि सामने से रोशनी आ रही थी, तो अपनी हाथों को अपनी आंखों पर अड़ाता है, जिससे कि उसके हाथ के आर पार उसकी हड्डियां तक दिख सकती हैं। डिफाज अब उनके पास आते हैं, उनको देखकर फिर से वो उनसे बातें करते हैं और कहते हैं कि आपसे कोई मिलने आया है, आपसे कुछ पर्सन मिलने आए हैं। तब वो शूमेकर पूछता है कि वो कौन है जो मुझसे मिलने आया है। तब फिर से डिफाज जवाब देता है कि विजिटर है, एक व्यक्ति है जो आपसे मिलने आया है। शूमेकर अब उस तरफ देखता है जिस तरफ डिफाज इशारा कर रहे थे, पर ऐसे में भी वो अपने शू से, अपने काम से अपने हाथों को नहीं हटाता, वो अभी भी अपने कामों पर जारी रहता है। तब वो मतलब मिस्टर लोरी कहते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा जूता बनाया है, क्या मुझे आप ये जूता दिखाना चाहेंगे? मिस्टर लोरी लुक केयरफुल एट द शू। तो डिफाज जवाब देते हुए कहते हैं मिस्टर लोरी इस जूते को बड़े ही ध्यान से देखना, मतलब सतर्क रहना, कुछ भी हो सकता है। फिर मिस्टर लोरी पूछते हैं कि ये जूता किस तरीके का है। वो बूढ़ा व्यक्ति यानी जूते बनाने वाला थोड़े पल के लिए सोचता है, फिर से पूछता है कि और व्हाट वाज दैट, कि किस बारे में आप कहना चाहते हो। यानी बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा पल सोचने के बाद बोलता है कि आप क्या कहना चाहते हो, मतलब शूमेकर को ठीक से सुना नहीं। फिर से जार्विस लोरी सवाल पूछती हैं, ये जूता हु इज फॉर, ये किसके लिए है और ये किसने बनाया है। तब शूमेकर यानी डॉक्टर मैनर जवाब देते हैं कि ये एक यंग लेडी का वॉकिंग शूज है, यानी चलने के लिए एक यंग लेडी के लिए ये जूता मैंने बनाया है। डिफाज फिर से रिपीट करते हैं मिस्टर लोरी का लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था मिस्टर लोरी ने, ये तो बता दिया उन्होंने कि ये जूता किसके लिए है, पर इन्होंने ये भी तो पूछा था कि हु मेड इट, ये किसने बनाया है। तो यही क्वेश्चन डिफाज पूछ रहे हैं अब मिस्टर लोरी का कि ये जूता किसने बनाया है, ये जूते बनाने वाले का नाम क्या है। फिर एक पल के लिए उस जगह पर साइलेंस हो जाता है, बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। वो बूढ़े व्यक्ति की आंखें के सामने बिल्कुल ऐसा हो जाता है, बिल्कुल खाली हो चुका हुआ। वो कुछ सोचने की कोशिश करता है और फिर खिड़की की तरफ देखता है, बाहर की तरफ। फिर दोबारा से वो पूछते हैं डिड यू आस्क फॉर माई नेम, यानी जो शूमेकर हैं वो काफ़ी देर सोचने के बाद फिर से क्वेश्चन कहते हैं क्या आपने मेरा नाम पूछा है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मेरा नाम है 105 नोट टावर, मेरा नाम है 105 नोट टावर। ये सुनिए, ये नाम इन्होंने क्यों बोला है, क्योंकि जेल में हर एक कैदी को एक नंबर दिया होता है, नाम नहीं दिया होता, नंबर दिया होता है। तो यहाँ पे जो शूमेकर है वो अपना नाम, डॉक्टर मैनेट था वैसे इनका नाम, ये अपने नाम को भूल चुके हैं जेल में, और अब इनको अपना नंबर याद है 105 नोट टावर, ये एक कैदी का नंबर होता है। फिर वो मिस्टर जार्विस लोरी पूछते हैं बस इतना ही, 105 नोट टावर, सिर्फ इतना ही। अब यहाँ से बाकी का चैप्टर मैं अगली वीडियो में शुरू करूँगा। यहाँ तक आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है इस बारे में आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और बस थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपने वीडियो को आखिर तक देखा इसके लिए शुक्रिया, और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट नंबर 2 द शूमेकर सेकेंड पार्ट। फिर से आपको बता दूं कि अगर आपने और दूसरे पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उनका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।